हम सब हृदय में विराजमान विद्यालयों से माँ सरस्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जिस देश का अन्न में खाता हूँ, जहाँ का पानी पीकर मैं रहा हूँ, जिसके एहसान मुझ पर है, जो मेरा भाग्य है, ऐसे भारत माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए राजस्थान पत्रकार संघ के इस प्रदेश अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं परम सम्माननीय मंत्री जोशी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित परम सम्माननीय प्रहलाद जी, परम सम्माननीय राहुल जी और जोधपुर जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष सम्माननीय अशोक जी, विशेष रूप से धन्यवाद तो नहीं कहूँगा, यह उनका कर्तव्य है कि संगठन में प्राण होती ऐसे राजस्थान पत्रकार संघ के अध्यक्ष सम्माननीय मेरे परमप्रिय ओमेन दादी जी, सम्माननीय सुरेंद्र जी, सम्माननीय जिनसे मैं वहाँ पर बहुत बातें करता रहा, मेरे कारण शायद विषय कर गया था मधुसूदन भाई जी का, तो मैं अस्पताल में फिर मैंने फोन लगाया तो उनका भी। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको हमको एक सूत्र में बांध कर रखने वाले इस कार्यक्रम के संचालक सम्माननीय सुरेंद्र जी, उपस्थित सभी चीजें से आए हुए पत्रकार संघ के पत्रकार बंधुओं को के रूप में आप आए हैं, सबके लिए विराजमान परमात्मा को मेरे प्रणाम। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं, मेरे से पहले भी बड़े बड़े विद्वानों ने इतनी बातें कही है कि मैं सिर्फ को बुला रहा था कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्योंकि जो बात कहनी चाहिए उसका कोई आधार नहीं है। और यहाँ मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो मेरे से पहले ही सब लोगों ने कह दी, तो अब ये आधार की बात नहीं है, उधार की बात है जो मैं आपके सामने रहने जा रहा हूँ। जब मैं यहाँ आया है तो सोच रहा था, उन्होंने जो बताया आप सबको कि मैं भी पत्रकार है, लेकिन उन्होंने किसी से दृष्टि से बताया कि बहुत ही दुखी से, बहुत ही दृष्टि से बताया मैं पत्रकार हूँ। आप एक कागज को आकार देते हैं इसलिए आप पत्रकार है, मैं एक इंसान को आकार देता हूँ, उसे अपात्र से पात्र बनाता हूँ, इसलिए मैं पत्रकार। आप कलम से समाज को एक दिशा देना चाहते हैं, हम सबक से समाज को एक दिशा देना चाहते हैं। बात तो एक ही है, चाहे आपसे शुरू की जाए चाहे मुझसे। मैं तो कई बार कहता हूँ तुमने और मुझमें सिर्फ 2-3 बातों पर ही फर्क है। पहला तो कष्ट था कि मैंने हिम्मत दिखाई कि गिरवा बैठूं और तुम हिम्मत नहीं दिखा सकते कि तुम गिरवा। दूसरा कि तुम परमात्मा की तरफ पीठ करके खड़े हो और समाज की तरफ मुख करके खड़े हो, इसलिए तुम परमात्मा को नहीं समाज को पाना चाहते हो, समाज को सुधारना चाहते हो, समाज से जुड़ना चाहते हो। और मेरी पीठ समाज की तरफ है और मुख भगवान की तरफ है, इसलिए मैं भगवान से जुड़ना चाहता हूँ, भगवान को समझना चाहता हूँ, भगवान को पाना चाहता हूँ। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ द डायरेक्शन। कि मेरा मुंह है और आपकी पीठ है। हम ज्यादा तो कोई महात्मा कोई खास चीज होता है इसी बात, संत के अंदर कुछ खास गुण होते हैं इसी बात नहीं है। संत भी तुम्हारे जैसा खाता है, पीता है, लिखता है, चाहता है, करता है, बस ये है कि वो जितनी भी काम करता है उसमें वो समझता है कि मुझे देखने वाला कोई है, मेरे ऊपर किसी की नजर है, और इसलिए वो जो काम करता है वो शुद्ध सात्विक हो जाते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आप भी तक पत्रकार बनना चाहते हो तो आप भी ये सोचो कि मैं कलम उठा रहा हूँ, लिखने जा रहा हूँ तो सच लिख रहा हूँ या झूठ, चापलूसी कर रहा हूँ या कड़वा प्रवचन दे रहा हूँ, इसको भी देखने वाला कोई है। ये जिस दिन आप देखना और समझना शुरू कर दोगे, मुझे नहीं लगता कि फिर आपको किसी संगठन की आवश्यकता होगी, क्योंकि खड़े खड़े ही बड़े बड़े पत्रकार लोग पत्रिकाएं चलाने वाले कांपने लगेंगे, क्योंकि आपके साथ सत्य की ताकत होगी। मैंने
या जिसके अंदर वो काम कर रहा है वो इतना दुष्ट है कि जो तुम्हारे अधिकारों को नहीं दे रहा है। ये दो ही कारण होते हैं जब मनुष्य संगति होता है। इसमें का एक कारण तो मैं मान सकता हूं, यदि आप अपनी मांगों के लिए, अपने व्यक्तित्व निखार के लिए, अपने अधिकार के लिए संगठन बनाते और लड़ते हैं तो हम आपके साथ हैं। लेकिन यदि आप कमजोर होकर संगठन बनाएंगे तो देवनाथ का साथ नहीं मिलेगा, किसी भगवान का भी साथ नहीं मिलेगा। इसलिए आपको सक्षम बनना होगा और सक्षम आप तब बनेंगे जब आप एकता होगी, जब आप अपने नेता की बात सुनेंगे, जब आप एक व्यक्ति के पीछे चलने का साहस रखेंगे, हिम्मत दिखाएंगे कि इसने जो क्या कहा है, आज हमारे पद पर कोई भी नेता है उसके लिए हम प्राण देंगे क्योंकि वो संगठन की बात करता है, संगठन के लिए जीता है, संगठन के लिए मरता है। तो ऐसे के साथ सब एकता के साथ जुड़े तो शायद हमारा नेतृत्व गायब हो जाए। कभी कभी मेरे मन में भी आत्मसम्मान की बात आ जाती है। कल मैंने देखा कि मुझे किसी ने रिसीव नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से आया, अपनी मर्जी से कहीं भी गया, 2 घंटे रामदेव जी का फोन बंद था, फिर लगा, बड़ा कष्ट हुआ। मैंने कहा यार हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव और ये अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार। पर थोड़ी देर बाद में मेरी आत्मा ने मुझे कहा तुम कौन अतिथि है? मैं कहा क्यों? अरे तुमने तो तारीख खुद दी है कि मैं इस तारीख को आऊंगा, तुम तो सतिथि हो और सतिथि का आदर करो, ऐसा कहा लिखा तो अतिथि देवो भव है, सतिथि भव नहीं लिखा। अतिथि का मतलब जो बिना तारीख दिए पहुंचा है, और हमने तो तारीख दी तो फिर सम्मान की आवश्यकता भी क्या है। वैसे भी अपने घरों के कार्यक्रम में जाने की और उसमें भी संत के लिए मान और अपमान की बात ही है और इसलिए भी चला है। लेकिन कुछ बातें आपको मैं बताना चाहूंगा। समाचार क्या है, पत्रकारिता क्या है। मैं कोई बड़ा पत्रकार नहीं, लेकिन जैसे इन्वेस्टिगेशन या हमारी एफआईआर में हमारे जजमेंट हम देते हैं तो 5 W का ध्यान रखते हैं। 5 W, who, by whom, how, where, when and why। या ऑफेंस के अंदर में 5 चीजें किसने किया, क्या किया, इसके लिए क्या इंटेंशन, प्लेस, इधर, कब, कैसे, ये सब देखते हैं। उसके बाद उसका फैसला सुनते हैं या उसको लड़ते हैं या उसको सुनते हैं। उसी तरह से जो पत्रकार आता है उसके अंदर सावधानी, संतुलन, समझदारी और समझौता, ये 4 गुण होने चाहिए, तब वो पत्रकारिता कर सकता है, अन्यथा नहीं। जो समाज को सावधान करने की ताकत रखता हो, जो समाज में सामंजस्य बिठा सकता हो, जो समाज में संतुलन बिठा सकता हो, जो समाज को मिलाने का, समझौते का काम कर सकता हो, वो सच्चा पत्रकार हो जाए। पत्रकार का मतलब ये नहीं, अभी बार बार कई जगह मैं सुनता हूँ, कई जगह लोग कहते हैं कि कलम तलवार है, कलम तलवार है। मैं तलवार की तो बात कहता नहीं, मैं तो कहता हूँ कलम तो सुई है। जानते हो तलवार काटती है और सुई फटे को भी जोड़ देती है, तो पत्रकार को जोड़ दिया। कलम कभी तलवार नहीं हो सकती, जो कलम तलवार है वो पत्रकार है। पत्रकार प्रखर होता है, पत्रकार कड़वा हो सकता है क्योंकि वो सत्य को पकड़ के चलता है। पहले के पत्रकार की पहचान जानते हो ना आपको, जिसकी दाढ़ी बड़ी हो, गाल पिचक गए हो, झोला पैजामा हो, फटी चप्पल हो और मोटा चश्मा चढ़ गया हो आप पर, तो आपकी पहचान जाता था पत्रकार। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सबको ऐसी वेशभूषा करना, क्योंकि वो पत्रकार पुराने जन्म का था। सबसे पहले पत्रकार कौन थे? नारद जी थे। नारद जी का अपना चित्र लगा रखा है, तो नारद जी की वेशभूषा तो सबसे अलग है। लेकिन मैं इनको भी पत्रकार नहीं मानता हूँ नारद जी को, क्योंकि नारद जी जो पत्रकारिता करते थे बड़ी खतरनाक थी। कईयों के घर बर्बाद हो जाते थे और कईयों के आबाद हो जाते थे, कई युद्ध छूट जाते थे तो कोई घर से बाहर हो जाता, कोई घर के अंदर चले जाता। बस ऐसी पत्रकारिता हमारे हाथ से ना हो, हम ऐसा कोई काम न करें जिससे समाज में भेदभाव पैदा हो। यदि हमने ये ध्यान में रखा, और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आज इतना जो समाज में
गिरावट आ गई है, जो स्तर गिरते जा रहा है, इसका कारण क्या है? जानते हो क्या कारण है? उसमें बहुत हद तक आप भी शामिल हो, पत्रकार भी शामिल है। मैं कभी किसी राजनीति के कार्यक्रम में नहीं जाता, कोई मुझे मुख्य अतिथि बनाए या अध्यक्ष बनाए किसी राजनेता के कार्यक्रम में, तो मैं नहीं जाता, क्योंकि जब से पत्रकार ने ही नहीं, समाज के लोगों ने सत्ता के आगे संत को गौण कर दिया है और सत्ता को मूल्य देना शुरू किया है, और तब से मामला गड़बड़ा गया है। क्योंकि ध्यान में रखना, जिसको तुम अपने घर में परिवार में आदर दोगे, तुम्हारा बच्चा वही बनना चाहेगा। तुम जिसका सम्मान करो, और तुमने जब से सत्ता का सम्मान करना शुरू कर दिया है, संत पीछे छूट गया है, और जब से संत पीछे छूट गया है, सदुपदेश संस्कार पीछे छूट गए, और समाज में इतना अनाचार अत्याचार बढ़ गया है कि पूछो। मुख्य सचिव जी ने एड्स के विरोधी एक कार्यक्रम में मुझे बुलाया था कि बोले महाराज जी, एड्स के प्रोग्राम में आप बोलिए। तो मैंने कहा आपको जिले जिले में प्रवचन आयोजित करना चाहिए, क्योंकि प्रवचन के माध्यम से ही तो हम चरित्र का उद्देश्य देते हैं। संत सिखाता है, चरित्र सिखाता है। तुमने प्रवचन तो बंद कर दी, उसकी खबर तो कवर करती नहीं। जब रोज तुम बलात्कार की खबर, हिंसा की खबर छापोगे, तो क्या समझते हो कि आने वाली पीढ़ी संत बन जाएगी? मैं एक कार्यक्रम में गया था बंगाल सरकार के, तब ज्योतिर्मय बसु वहां के मुख्यमंत्री थे, बड़ा सीनियर था, देश के बड़े बड़े लोग वहां बोलने के लिए आए थे। विषय था विवेकानंद एक आदर्श पुरुष। बड़ी चित्र लगी हुई थी, लोग और बाकी लोग मंच पर जाते हैं वो विशेष अपनी रूप में अपना संज्ञान किए हुए हैं। तो द्वितीय चरण की शुरुआत होने जा रही है। इसके अंदर सब द्वितीय चरण के अंदर हमारे संगठन के अंदर जो कार्य हुए हैं और होते आए हैं, उनके बारे में जो चर्चा करनी है। इस कार्य के अंतर्गत एक 11 सूत्री मांग पर हम राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत को सौंपने जा रहे हैं। हमारे 11 सूत्री जो मांग है, उनके अंदर सबसे बड़ी मांग है भूखंड। पिछले कई सालों से और विशेष रूप से पिछले 3 सालों से पत्रकारों के लिए भूखंड होना चाहिए, इसके लिए पुरजोर वकालत की जा रही है। कई बार मीटिंग प्रशासन और सरकार के साथ की गई, लेकिन उसका अभी तक कोई भी है उसका परिणाम नहीं आया है। राजस्थान सरकार से बार बार इस मांग को किया जा रहा है कि राजस्थान में भी पत्रकारों को भूखंड आवंटित होना चाहिए। ये बहुत बड़ी मांग है दोस्तों। मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि अक्सर कहा जाता है कि हमारे लोकतंत्र के अंदर 4 स्तंभ हैं, लेकिन मेरी समझ में जहाँ तक मेरी सोच कहती है, ये चौथा स्तंभ जिसको बनाया गया है, जिसको नाम दिया गया है कि चौथा स्तंभ है, सबसे कमजोर स्तंभ है, और कमजोर स्तंभ है आर्थिक दृष्टि से। पहले के तीनों स्तंभ जो हैं, तीनों पिलर जो हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अगर आप लोग देखें तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि वो कितने सबल है। हमारे बीच में कई पत्रकार विचार इस प्रकार के हैं कि जिनका काम जो पत्रकार का करना है, दूसरी आजीविका का करने के पास साधन नहीं है। इसके बावजूद भी वो निर्भीक होकर के, निष्पक्ष होकर के पत्रकारिता कर रहे हैं। उनके साथ हर घटना घट रही है, लेकिन वो अपने काम के अंदर सतत प्रयास करते हैं। तो पहला जो मांग है कि आवासीय भूखंड की समस्या, उसका निदान करने के बारे में हमको प्रशासन और राज्य सरकार से खुद वकालत करनी चाहिए और मांग करनी चाहिए। दूसरी समस्या आती है कि पत्रकारों को दी जाने वाली मेडिकल सुविधा,
जिस प्रकार से राजस्थान सरकार की एक नीति है निःशुल्क दवाई योजना की, वो हर व्यक्ति को मिल रही है, लेकिन पत्रकारों को जो मेडिकल सुविधा मिल रही है अभी तक 2500 रुपये दी जा रही है। हमारी मांग है कि इस राशि को बढ़ा करके कम से कम 10,000 तक किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ हम ये भी मांग करते हैं कि जो बीमा पॉलिसी में संशोधन करें और इलाजकर्ता को बीमा कंपनी जो भुगतान करती है उस नीति को बदला जाए और पत्रकार के अस्पताल में भर्ती होते ही पत्रकार की जो इलाज का संपूर्ण भुगतान है वो अस्पताल द्वारा किया जाए। अगर दवा वहाँ उपलब्ध नहीं है किन्हीं कारणवश, वैसे आजकल राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ने सारी दवाएं निःशुल्क रूप से उपलब्ध करा रही है, लेकिन भी दवाएं नहीं मिलती हैं, तो हमारी ये मांग भी है कि उस पत्रकार बंधु के लिए दवाएं ऐसे भी उपलब्ध कराई जाए जिस दवा को डॉक्टर ने एक बार प्रेस्क्राइब कर दिया, वो दवा चाहे कितनी महंगी हो वो अस्पताल द्वारा मुहैया कराया जाना चाहिए। उसके साथ साथ पत्रकारों का जीवन बीमा भी होना चाहिए। हर व्यक्ति का एक इंश्योरेंस होता है, तो हमारे सदन ने ये मांग रखी है, पत्रकारों की मांग है कि पत्रकारों का भी बीमा होना चाहिए जिससे इसका लाभ किन्हीं विशेष परिस्थितियों के अंदर उनके परिवार को मिल सके। तीसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट है अल्पसूचना के नियमों का सरलीकरण किया जाना। जो हमारे फोटोग्राफर्स हैं, छायाकार भाई हैं, उनके लिए सेकेंडरी एवं पूर्णकालीन पत्रकारों का सूचीकरण हायर सेकेंडरी शिक्षा के आधार पर किया जाए एवं 50 वर्ष से अधिक आयु अनुभवी पत्रकारों को लागू शिक्षा संबंधी नियमों को सरल किया जाकर वरिष्ठ पत्रकारों को राहत दी जाए। नंबर 4 पर है समाचार पत्रों के लिए राजकीय विज्ञापन मान्यता है बनाए गए राजस्थान विज्ञापन नियम 2001 का सरलीकरण कर मध्य एवं लघु समाचार पत्रों को राहत प्रदान की जाए। विज्ञापन वितरण में छोटे बड़ों का भेदभाव समाप्त करते हुए विज्ञापन वितरण प्रणाली को एक रूपता के आधार पर वितरण किया जाए। राज्य जिले के आधार पर विज्ञापन वितरण नहीं किया जाए। विज्ञापन वितरण में रोस्टर प्रणाली के तहत विज्ञापन वितरण की जाए एवं स्थानीय स्तर पर विज्ञापन स्थानीय स्तर समाचार आइए दिया। इस प्रकार के जो गैर एलिमेंट्स हैं जो समाज कर रहे हैं वो कभी ना कभी इस प्रकार के घटनाओं को अंजाम देते हैं कि हमारे पत्रकार भाई के साथ मारपीट और यहाँ तक कि आपात सरकार भूखंड मेरे नाम ले, लेकिन मेजर पॉइंट जो है हमारे पत्रकार को सुरक्षा, अगर जीवन नहीं है, हमारी फैमिली हमारा परिवार अगर सफर कर रहा है तो भूखंड वाला क्या होगा, आर्थिक सहायता करना क्या होगा। हम तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा चाहिए। हम इस प्रकार से गर्मी में सर्दी में जिनको हमारा समाज दिक्कत कहता है कि वाह पत्रकार की कमाल करते हैं, उसके बाद भी वो समाज कंटक 4 आदमी बेचता है, 4 आदमी बेचने के बाद उसके साथ मारपीट कराता है, लेकिन उस समाज कंटक के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि अपना मुंह खोलकर सामने आ जाए। 4 आदमी भी उठा कराते हैं, वो उफान कराते हैं और एक अदना से पत्रकार को जो व्यक्ति अकेला जा रहा होता है उसके साथ मारपीट करके चले जाते हैं। प्रशासन कुछ भी नहीं कर पाता। हमारे भारत में इस प्रकार की इतिहास हो चुकी है। अंत में एक लाइन आती है, इस केस के अंदर FR लगा दी जाए। क्यों? ना तो वह गवाही लेती है, ना कोई सच बोलने वाला होता है। तो ये जो प्रश्न है राजीव साहब, मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ कि इस पॉइंट के ऊपर आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विचार विमर्श करते, इस पर जो भी वो कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं, अपन तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और एक लाइन में कहूँगा कि भाई लोग अपन को जो पत्रकारिता करनी है वो निर्भीकता से करनी है। हमारे सामने लोग कितने भी आए, मुझको किसी कवि की पंक्ति याद आ रही है। कवि की पंक्ति है, उसमें वो कहना चाहता है, उसको पहले बताऊंगा, हम लोग अपने काम को जिस निष्पक्ष और निर्भीकता से कर रहे हैं, तो कभी कहता है कि कायरता जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, कायरता जिन चेहरों का श्रृंगार करती है
मक्खियाँ भी बैठने से इनकार करती हैं। तो दोस्तों, हम तो अपने काम को सतत रूप से करते जाना है, निष्पक्ष होकर करते जाना है। अब एक पत्रकार की दुर्घटना में मौत 2 लाख रुपये में आग की गई। हमको कम से कम 10 लाख मांगे तक जाकर 5 लाख कर मिलेंगे। हम पहले से 2 लाख रुपये मांगेंगे तो राजस्थान सरकार इतनी उदार नहीं, गहलोत का पेट पैसे खा लिए, पैसे खा लिए। गहलोत यहाँ से हमको उम्मीद करना कि 2 लाख रुपये हमारे पत्रकार को आर्थिक सहायता के मिल जाएंगे, मुझको नहीं लगता कि संभव हो पाएगा। हम अगर अपनी डिमांड को ज़्यादा करें, 10 लाख करें तो 5 लाख तक आ पाए। और राज्य के पत्रकारों संबंधित 11 मांगों पर तत्काल कार्रवाई राज्य सरकार के स्तर पर करवाई जाकर पत्रकारों को राहत प्रदान करवाया। ये 11 पॉइंट जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए, जो आपको बताए, इनके अलावा अगर आप लोगों के मन में कोई विचार आए और आप मंच पर आकर के उस विचार को प्रकट करना चाहें तो आपका स्वागत है। मित्रों, मांग पत्र का हम समर्थन करते हैं, बीकानेर संवाद को होने के नाते बीकानेर के समर्थन करता हूँ। इसके अलावा मेरा ये कहना है कि इससे पूर्व भी हमने बीकानेर के सांसद श्री अर्जुन मेघवाल के द्वारा इनमें से 2 मांगे हों और यदि संसद में उठवा चुके हैं, जिनमें पत्रकारों के हमला और दूसरा ग्रामीण और तहसील स्तर के पत्रकारों को यात्रा सुविधा मिले। बाकी चीज़ों के बारे में हम लोग अपने पूर्ण सहयोग में रहे हैं और रहेंगे। वो सांसदीय कार्यक्षेत्र है और मैं डॉक्टर दास हूँ। आज तक मैं रिपोर्टर 10 साल से करता हूँ। अभी काफ़ी लोगों ने जिक्र किया था कि पत्रकारों पर हमला होता है, पत्रकारों का हमला मेरे ऊपर नहीं था। लेकिन यह है कि मेरे को शर्मिंदगी नहीं हुई, मेरे को साहस लगा कि मेरे ऊपर किसी ने प्रहार करने की हिम्मत तो की। आज ये सभी चीज़ें हैं, हम लोग सरकार से चाहते हैं, ये चाहते हैं, हमारी कोई सरकार से मिलती नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि आज हमारा भविष्य क्या है। पत्रकार बनने की बजाय मैं कई बार ये सोचता हूँ कि मैं कहीं दूसरा काम करता तो मैं शायद ज़्यादा सिक्योर होता। आज पत्रकार ऐसी चीज, एक ऐसे व्यक्ति का नाम है कि कहीं पे बाढ़ आती है, कहीं पे भूकंप आता है तो बाकी लोग दूसरी तरफ भागते हैं और हम लोग उसकी तरफ आते हैं। हम लोगों को कोई भी शहीद नहीं कहता, हम लोगों को ये कहता है कि मर गया एक साल पत्रकार, मर गया कोई, हमारी गिनती भी नहीं होती। तो ये हम लोग कहाँ किस लेवल पे जा रहे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य क्या है। हम बच्चों का भविष्य, बच्चे को जाके फिर पूछताछ के निकल के देता था कहीं पे काम पे जा रहा हूँ, ये भी भरोसा नहीं कि शाम को आऊँगा कि नहीं आऊँगा। एक बस के ड्राइवर और एक पत्रकार की एक बराबर की वैल्यू हो गई है। कहीं पे भी एक्सीडेंट हो जाए, वापस घर आए कि नहा आए। हम लोग किसी से 1 लाख मांगते हैं, सरकार से 1 लाख मांगते हैं, किसी से 5000 मांगते हैं। तो ये क्या हम पत्रकार कह के भी क्या भिखारी बन गए? क्या सरकारें जब इलेक्शन हो गए तो सरकारें हम लोगों से हाथ जोड़ने के भैया हमारा ये करना, हमारा ये करना, उसके बाद हम लोग पूरे बरसों तक उस किसानी पर हाथ जोड़ते रहे। तो हम लोग अपनी डिमांड करके 5 लाख या 7 लाख या 2 लाख, तो हम लोग ये यहाँ पे बच के मैं ये कहता हूँ कि कहते हैं कि पत्रकार को 2 लाख मरना चाहिए। तो इट मीन्स पत्रकार की कीमत 2 लाख है। अपने बेटे को हम पत्रकार बनाए तो 2 लाख में वो बिक जाएगा। तो हम लोग कहीं पे अच्छा कर रहे हैं, संगठन से बन रहे हैं। एक छोटे से लेवल के मजदूर जो टिफिन लेके जाता है, किसी चौराहे पे खड़ा होगा, मजदूरी करता है, उसका टीडीएस करता है, ये मिलता है, उसको टीडीएस हम बाकी लोगों को समय का जाने शॉर्ट में भी बात करें तो अच्छा रहेगा। मजदूर जो निकलता है उसका उसकी इंडस्ट्री से ईएसआई का कार्ड बनता है, उसको पीएफ करता है और उसको बाद में पेंशन भी मिलती है। लेकिन कहीं के पत्रकार को पेंशन मिलती है, बेहतर नहीं आता है। तब तक तो मैं पत्रकार कह रहा हूँ, लेकिन जब घर पे बैठ जाऊंगा तो मैं पत्रकार नहीं कहलाऊंगा। वही उम्र पत्रकार कहीं के गुमनाम जिंदगी में डूब के मर जाए है। तो क्या ऐसा कोई प्रावधान है हम लोगों के साथ में कि हम लोग कहीं पे हमारी हालत, हमारा शरीर हमारा साथ न दे, उस समय कोई भी बंदा, हमारा युवा साथी हमारा साथ दे दे, यार
भैया इंदर सिंह तू अब तक 40 साल पत्रकारिता करता था, अब तेरी औकात नहीं है, तेरी सरदारी है, हमारी तरफ से 20-20 रुपये तेरे को मिलेंगे, तेरा घर चलेगा। क्या हमारी संस्था देगी? क्या सरकार देगी? तो क्यों ना ऐसा प्रावधान सरकार से भी हम लोग मांग रहे हैं कि हम लोगों को कुछ कम करो, या 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये आर्थिक संतुष्टि हो, इतना कुछ सरकार से मिले। हम लोग मांग नहीं करेंगे, हम लोग तो ये मांग करेंगे कि मर जाए तो 2 लाख रुपये मिले उसको। तो या तो मरने का इंतजार करें, बीवी को खुश रखें, जब बढ़कर को 2 लाख रुपये मिलेगा। ये तो इंश्योरेंस वाला जैसा होगा वैसी बात होगी। हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार से हम लोग ऐसी कठोर या ऐसी ठोस बात रखें, ऐसी मांग करें कि पत्रकार के जब घुटने ना चले, उसकी कलम चलाने लायक हाथ दूधने लग जाए, तो भी उसको कुछ ऐसा उसके जीवन यापन करने का कोई संसाधन या साधन दे। क्या प्लॉट लेके, जमीन लेके हम सुखी रह सकते हैं? नहीं रह सकते। हमको मतलब एक सिक्योरिटी, एक साधन ऐसा मिलना चाहिए जिससे कि आज हम लोग अपने बच्चे को भी बोले यार पत्रकारिता करना है। मंच का राशि पदाधिकारी महोदय, बंधुवरों, मैं अभी जो हमारी संस्था के द्वारा 11 मुद्दों पर आप लोगों के समक्ष जो बातें रखी गई थी, उस पर मैं अपने कुछ विचार विमर्श करना चाह रहा हूँ। वो इस प्रकार से हैं कि जहाँ तक भूखंडों का मामला है, वो पहले भी 5 वर्ष तक पत्रकारों के 10-10 हज़ार रुपये जमा किए गए थे और 5 वर्ष बाद सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा एज इट इज उनके ड्राफ्ट वापस कर दिए गए। फिर इस बार दोबारा से भरवाए गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना समय गुजरने के बाद आज भी उसकी कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है। पहले तो इन भूखंडों पर, क्योंकि हर पत्रकार के पास आवासीय भूखंड नहीं है। कितने ही पत्रकार मैं देख रहा हूँ कि आज भी किराए पर रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दूसरा, लघु और मझोले पत्रकार किस तरह से अपने पब्लिकेशन करते हैं, किस तरह अपना अंकों को निकालते हैं, ये उन्हीं को मालूम है। ये कोई इंडस्ट्रियलिस्ट तो है नहीं जो इनके पास लंबी चौड़ी रकम हो। उधर दूसरी साइड में देखते हैं कि विज्ञापनों में भी भाईबंदी जैसा व्यवहार किया जाता है। छोटे पत्रकारों के लिए तो विज्ञापन देना समझते हैं, इनकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, और इस बिंदु पर कोई विशेष ध्यान दिया जाए। तीसरी बात, रोडवेज में जो राज्य परिवहन पथ निगम में हमारे पत्रकार बंधु यात्रा करते हैं, जो हर डिस्ट्रिक्ट में सारे केबल वाले, केबल चलाने वाले जो लोग हैं, वो अपना न्यूज चैनल चलाकर मनोरंजन की खबरें चला रहे हैं, जिससे पत्रकारिता पत्रकारों के साथ पर आ जा रही है। या तो सरकार इस बात के लिए पाबंद करे कि वो न्यूज चैनल किसी भी पत्रकार के देख में चलाए, ताकि उससे पत्रकारिता और न्यूज के साथ बन रहे, उनका भी रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। तीसरा जो सुझाव आया था कि जिला समितियों में बतौर पत्रकारों को सदस्य शामिल किया जाए। बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं। मेरा सुझाव है कि जाड़ से जुड़े हुए लोग, उसमें संशोधन के साथ जाड़ से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भूखंड के मामले में और जिला समितियों में बतौर सदस्य नियुक्त किया जाए। और चौथा, आखिरी सबसे महत्वपूर्ण सुझाव यह था कि जो पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर बात चल रही थी, बहुत सारे पत्रकार ऐसे भी हैं कि बहुत अच्छी सनसनीखेज खुलासे करते हैं, बावजूद उन पर झूठा मुकदमा हुआ है। तो किसी भी पत्रकार पर कोई भी मुकदमा दर्ज होने से पहले डीएम की अनुमति अत्यावश्यक है। डीएम इस बात को सुने, जिला कलेक्टर इस बात को सुने और देखें, और उसके बाद उस पत्रकार के लिए ये मुद्दा है जो राज्य सरकार इस बात की पाबंद करे। पत्रकारों के खिलाफ कोई भी मुकदमा तब तक दर्ज न हो जब तक कि डीएम की अनुमति ना हो। और आखिरी सुझाव मेरा ये है, क्योंकि मैं किसी विषय पर बात करता हूँ, कई सुझाव में ज्ञापन में शामिल किए जा सकते हैं। बहुत सारे पत्रकार व्यक्तिगत काम से भी और समाचारों को संचालित करने के लिए एक दूसरी जगह जाते हैं। सरकार के कार्य में सभी जगह बने हुए हैं। सिर्फ नेटवर्क का कार्ड या जार का कार्ड नहीं होकर उस रात अगर वो कहीं पर जाता है तो उसे ट्रेनिंग की सुविधा, प्राथमिकता सुविधा, जो भी कार्ड मिलना नहीं देती। मेरे बात सम्माननीय पत्रकार बंधु, सबसे पहले आज पत्रकारों का सम्मेलन है, तो मैं पत्रकारों की शान में एक दो नारे लगाना चाहता हूँ। पत्रकारिता, पत्रकारिता, राजस्थान पत्रकार संघ
इसको देख करके एक सुझाव देना चाहूँगा अपने सब लोगों को कि इस संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। आज राजस्थान के अंदर पत्रकारों की संख्या करीब 1 लाख से ज़्यादा ही है, तो 1 लाख पत्रकारों में आज राजस्थान का ये सम्मेलन है, ये हॉल भर जाना चाहिए था। अपना जो संगठन है बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। अपने को सब लोगों को उम्मीदवार दादिश बन करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को जोड़ना है और इसकी संख्या राजस्थान पर पैसे जो ज्ञापन होते हैं उनके बारे में लिखते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, ये हम सभी जानते हैं। हमारी जो मांगे वो भी एक ज्ञापन के जरिए पहुँचाई जा रही है। तो मेरा ये कार्यकारिणी से जो एक करबद्ध निवेदन है वो ये है कि आप ज्ञापन के बजाय कोई दूसरा एक तरीका ढूंढे जिससे हम लोगों की जो वाजिब मांगे हैं वो पूरी की जा सके। और दूसरा ये कि हम लोगों को यहाँ बोलने के लिए खड़ा किया गया है, लेकिन जहाँ तक मेरी नजर जा रही है कार्यकारिणी का कोई भी मेंबर इस बात को नोट नहीं कर रहे हैं, तो ये थोड़ा विशेष ध्यान है। और सबसे अंतिम में मैं दोबारा क्षमा चाहते हुए आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ और आयोजकों से भी कि हमें केवल जिन लोगों के लिए ये अधिवेशन किया गया है उन पत्रकारों को बोलने के लिए मात्र 2 मिनट के लिए बांध दिया गया है, लेकिन जो कई यहाँ जो आपके जो अतिथि है वो पिछले टाइम में आधा घंटा 1 घंटा उन्होंने भाषण दिया और काफी मेरे भ्राता है वो सो चुके, अभी भी सो रहे थे। थोड़ा ये मेरा विशेष निवेदन है। मेरे जो विचार थे दरअसल मैं सबसे छोटा विचार हूँ यहाँ, इसलिए मेरे से कोई गलती हुई तो क्षमा करता समय मिलता है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार ने पत्रकारों के लिए काफ़ी कुछ सुविधाएं उपलब्ध करा रखी है और हम उनका ले नहीं पाते हैं, क्योंकि अंधा रेलवे बांटता है, अपने अपने को देता है। जितनी भी NITR निकलती हैं DPR के माध्यम से, जितने टेंडर निकलते हैं, जितने भी ऑर्नामेंटल एड निकलते हैं, ऑर्नामेंटल एड में 15% कटौती होती है और हर NIT के ऊपर अभी मैडम ने तो कहा था कि 1% नहीं 2% जो है कटौती की जाती है और वो रकम DPR के अंदर जमा होती है पत्रकार कल्याण कोष के नाम से। अब वो पैसा कैसे कैसे कहाँ कहाँ खर्च किया गया आज तक। मेरा एक्सीडेंट हुआ था जब अशोक गहलोत जी ने CM साहब ने मेरे को 10,000 रुपये दिए थे, वो 3 महीने बाद। मुझसे जब CM साहब मिले तो मैंने उनसे कहा कि 10,000 रुपये सरकार से लेने के लिए मैं जिंदा रहा। उन्होंने OSD को इशारा किया और तीसरे चौथे दिन 40,000 रुपये का ड्यूटी मेरे यहाँ गिरा। मैंने CM साहब से ये कहा कि आपने 40,000 रुपये किस हिसाब से भेजे। राउंड फिगर किया कि 10,000 रुपये पहले दिए, 40,000 रुपये आप दिए, मगर सरकार ने मेरी कीमत 50,000 रुपये लगा दी। जबकि हमारे ही कल्याण कोष के लिए अभी मैडम ने जैसे कहा था हमारे संघ को पत्रकार संघ को जो है RIT में राइट इन्फॉर्मेशन के तहत पूछना चाहिए DPR से कि पत्रकार कल्याण कोष के अंदर आज तक जो कटौती की जाती है वो पैसा कितना जमा हुआ है और कैसे कैसे खर्च किया गया है, कितना पैसा वो खर्च किया हुआ है और किस हिसाब से खर्च किया जाता है और आगे अगर पैसा वहाँ जमा है तो वो कितना है, उसको खर्च करने की क्या योजना है, वो हमारे देश के कैसे खर्च की जा सकती है। तो हमारे संघ के पदाधिकारियों को विश्वास में लेकर के समिति बना करके उसको खर्च करने की योजना भी बनाई जाए, जिससे कि हमारे हित के कामों को हम स्वतः ही अपने अधिकार पूर्वक पूरा कर सकते हैं। थैंक यू। अभी आप इस मत का विषय मामला किया, इसी तरह में सम्मान को आग्रह करूँगा और मान्य पंडित पत्रकारों की समस्या एक दो दिन
ये हो क्या रहा है? आज पत्रकार तरह तरह से पीड़ित है, उसकी बात को सुनने वाला या समझने वाला कोई नहीं। उसके लिए हमने सोचा कि भाई सरकार से लड़ने के लिए, क्योंकि सरकार जो है वो अंधी, गूंगी और बहरी है, न उसे दिखाई देता है। महात्मा गांधी के 3 मंगलों की बात न वो देख पा रही है, न सुन पा रही है और न बोल पा रही है। अब उस ऐसी सरकार को समझाने के लिए हमने राजस्थान पत्रकार को जारी किया। भाई हमें जो चीज राजी से नहीं मिल रही है वो छीन के नतमस्तक होने का काम ज्यादा किया जाए। आज पत्रकार क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, कैसे आया है यहाँ? इसलिए आया कि मठाधीशों के दर्शन करने। इन मठाधीशों के तो हम पहले ही परेशान, जो हमें जोंक की तरह हमारे खून को छूते जा रहे हैं। आते हैं, आकर भाग जाते हैं। पत्रकारों को ये करना चाहिए, पत्रकारों को सच्चाई का मार्ग पकड़ लेना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इनसे पूछो कि भैया आप लोगों का क्या हाल है? मन में काम बड़ा है, किसी लेके घूम रहे हो। इसलिए मैं आप लोगों को मंच में बैठे विराजमान अध्यक्ष महोदय से अपील करना चाहता हूँ कि हम पत्रकारों की समस्या पर ज्यादा ध्यान दें और ये जो नेताजी की झाड़ने के जो घटने हैं इस पर वैसे हमारे इस अधिवेशन के अंदर, इस देश के अंदर पत्रकारों की जो स्थिति है, जिस तरीके से लोकतंत्र में पत्रकार समाज और लोकतंत्र की एक संचालक स्थिति की भूमिका में है, लेकिन पत्रकारों के लिए कहा तो बहुत जाता है, लेकिन व्यवहार में जो कहा जाता है उसको क्रियान्वित नहीं किया जाता है। अभी पंडित जी भी जिन बातों का उल्लेख कर रहे थे, हमारे साथी ने जो 11 सूत्री मांग पत्र पत्रकारों की मांगों के संबंध में आपके सामने रखा और जो भाव 2-2 मिनट का जो समय दिया था, उसमें जो भाव निकल के आया, पत्रकार जगत की जो अंदर की व्यथा है वो व्यथा उभर के आई। ये बात ठीक है कि राजस्थान पत्रकार संघ का गठन पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के लिए राजस्थान का जो क्षेत्र है, राजस्थान का जो राज्य है, वो राज्य किस प्रकार से विकास करे और एक राजस्थान की सीमाएं नहीं, राजस्थान एक धरती का टुकड़ा नहीं, बल्कि राजस्थान की भूमि के ऊपर रहने वाला प्रत्येक प्रदेशवासी किस प्रकार से अपना विकास करे, इसमें पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है और हमारे संगठन की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। हम व्यवहार में देखते हैं कि हमारी विधायिका के जो सांसद और विधायक हैं, वो समय समय के ऊपर अपने वेलफेयर के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए जिस प्रकार के प्रावधान करते हैं, वो हमें से मैं समझता हूं किसी से भी छुपे हुए नहीं है। लेकिन पत्रकारों का जितना जोखिम भरा कार्य है, उसके अनुपात में सरकार का पत्रकारों की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और पत्रकारों में भी आपस में जो अलग अलग समूह बने हुए हैं, उन समूहों के कारण से पत्रकारों में जो आवाज है वो संगठित रूप से उठ नहीं पाती है। ये जो हमारा राजस्थान पत्रकार संघ है, इसने पिछले दिनों से जो इस आवाज को उठाने का प्रयास किया है, आगे भी
इस आवाज को उठाते हुए हमने जिस प्रकार से कार्यवाहक अध्यक्ष रहते हुए उमेंद्र जी दादा जी के नेतृत्व में इस संगठन के कार्य को आगे बढ़ाया है। आप हम सभी जानते हैं कि संघ का जो विधान है उस विधान के अंदर अधिवेशन का, कार्य समिति की बैठकों का, साधारण सभा का और चुनाव का भी प्रावधान है। लेकिन चुनाव एक तरीके की जिम्मेदारी सौंपने का काम है। जो व्यक्ति परिश्रम करके समर्थन प्रदान करें उमेंद्र जी दादी को, भाई साहब बधाइयो भाई साहब। आप लोगों ने जिस प्रकार से समर्थन एक साथ पहना तो ना, एक काम करो, एक मिनट जाओ सर, फोटो करके आओ ना, फोटो तो आएगी। बताइए एक मिनट तो ये आप मंच पे बोल दो कि सभी प्रदेश विचार हो गई, ये बोल दो नहीं तो सब और अच्छा महामंत्री जी को लो, ऐसे गुच्छे में राजधानी के जो छूटेगा ही नहीं है। यार माला पहनाइए, माला तो है लेकिन शासन के कांटों का ताज भी है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपने जो मुझ पर विश्वास किया है उस विश्वास पर मैं खरा उतरूं, आपकी भावनाओं को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊं। साथियों, ये भी चुनाव की प्रक्रिया है, फॉर्मेलिटी होती है। मैं अध्यक्ष, आप सब अध्यक्ष हैं, आप सब महामंत्री हैं, आप सब, हम सब एक माला के मोती की जैसे केवल एक व्यक्ति को नेतृत्व देने के लिए उसका नाम की घोषणा की जाती है, उसको चुना जाता है। मैं उमेद अध्यक्ष नहीं, आप सब अध्यक्ष हैं, आप सब महामंत्री, धन्यवाद। अभी अपने अध्यक्ष की भाषण में द्वितीय चरण की शुरुआत होने जा रही है। इसके अंदर सर द्वितीय चरण के अंदर हमारे संगठन के अंदर जो कार्य हुए हैं और होते आए हैं उनके बारे में जो चर्चा करनी है। इस कार्य के अंतर्गत एक 11 सूत्री मांग पर हम राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत को सौंपने जा रहे हैं। हमारे 11 सूत्री जो मांग है उनके अंदर सबसे बड़ी मांग है भूखंड। पिछले कई सालों से और विशेष रूप से पिछले 3 सालों से पत्रकारों के लिए भूखंड होना चाहिए, इसके लिए पुरजोर वकालत की जा रही है। कई बार मीटिंग प्रशासन और सरकार के साथ की गई, लेकिन उसका अभी तक कोई रिजल्ट, उसका परिणाम नहीं आया है। राजस्थान सरकार से बार बार इस मांग को किया जा रहा है कि राजस्थान में भी पत्रकारों को भूखंड आवंटित होना चाहिए। ये बहुत बड़ी मांग है दोस्तों। मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि अक्सर कहा जाता है कि हमारे लोकतंत्र में 4 स्तंभ हैं, लेकिन मेरी समझ में जहाँ तक मेरी सोच कहती है ये चौथा स्तंभ जिसको बनाया गया है, जिसको नाम दिया गया है कि चौथा स्तंभ है, सबसे कमजोर स्तंभ है। और कमजोर स्तंभ है आर्थिक दृष्टि से। पहले के तीनों स्तंभ जो हैं, तीनों पिलर जो हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अगर आप लोग देखें तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि वो कितने सबल है। हमारे
में कई पत्रकार विचार इस प्रकार के हैं कि जिनका काम जो पत्रकार का करना है, दूसरी आजीविका का करने उनके पास साधन नहीं है। इसके बावजूद भी वो निर्भीक होकर के, निष्पक्ष होकर के पत्रकारिता कर रहे हैं। उनके साथ हर घटना घट रही है, लेकिन वो अपने काम के अंदर सतत प्रयास करते हैं। तो पहला जो मांग है कि आवासीय भूखंड की समस्या, उसका निदान करने के बारे में हमको प्रशासन और राज्य सरकार से खुद वकालत करनी चाहिए और मांग करनी चाहिए। दूसरी समस्या आती है कि पत्रकारों को दी जाने वाली मेडिकल सुविधा, जिस प्रकार से राजस्थान सरकार की एक नीति है निःशुल्क दवाई योजना की, वो हर व्यक्ति को मिल रही है, लेकिन पत्रकारों को जो मेडिकल सुविधा मिल रही है अभी तक 2500 रुपये दी जा रही है। हमारी मांग है कि इस राशि को बढ़ा करके कम से कम 10,000 तक दिया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ हम ये भी मांग करते हैं कि जो बीमा पॉलिसी में संशोधन करें और इलाजकर्ता को बीमा कंपनी जो भुगतान करती है उस नीति को बदला जाए और पत्रकार के अस्पताल में भर्ती होते ही पत्रकार की जो इलाज का संपूर्ण भुगतान है वो अस्पताल द्वारा किया जाए। अगर दवा वहाँ उपलब्ध नहीं है किन्हीं कारणवश, वैसे आजकल राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ने सारी दवाएं निःशुल्क रूप से उपलब्ध करा दी हैं, लेकिन फिर भी दवाएं नहीं मिलती हैं। तो हमारी ये मांग भी है कि उस पत्रकार बंधु के लिए दवाएं ऐसे भी उपलब्ध कराई जाए जिस दवा को डॉक्टर ने एक बार प्रेस्क्राइब कर दिया, वो दवा चाहे कितनी महंगी हो, वो अस्पताल द्वारा मुहैया कराया जाना चाहिए। उसके साथ साथ पत्रकारों का जीवन बीमा भी होना चाहिए। हर व्यक्ति का एक इंश्योरेंस होता है। तो हमारे सदन ने ये मांग रखी है, पत्रकारों की मांग है कि पत्रकारों का भी बीमा होना चाहिए, जिससे इसका लाभ किन्हीं विशेष परिस्थितियों के अंदर उनके परिवार को मिल सके। तीसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट है अल्पसंख्यक के नियमों का सरलीकरण किया जाना। जो हमारे फोटोग्राफर्स हैं, छायाकार भाई हैं, उनके लिए सेकेंडरी एवं पूर्णकालीन पत्रकारों का अल्पसंख्यक हायर सेकेंडरी शिक्षा के आधार पर किया जाए एवं 50 वर्ष से अधिक आयु अनुभवी पत्रकारों को लागू शिक्षा संबंधी नियमों को सरल किया जाकर वरिष्ठ पत्रकारों को राहत दी जाए। नंबर 4 पर है समाचार पत्रों के लिए राजकीय विज्ञापन मान्यता है बनाई गई राजस्थान विज्ञापन नियम 2001 का सरलीकरण कर मध्य एवं लघु समाचार पत्रों को राहत प्रदान की जाए। विज्ञापन वितरण में छोटे बड़ों का भेदभाव समाप्त करते हुए विज्ञापन वितरण प्रणाली को एक रूपता के आधार पर वितरण किया जाए। राज्य एवं जिले के आधार पर विज्ञापन वितरण नहीं किया जाए। विज्ञापन वितरण में रोस्टर प्रणाली के तहत विज्ञापन वितरण की जाए एवं स्थानीय स्तर पर विज्ञापन, स्थानीय स्तर समाचार आइए खालिया इस प्रकार के जो बैड एलिमेंट्स हैं जो समाज में कर रहे हैं वो कभी ना कभी इस प्रकार के घटनाओं को अंजाम देते हैं कि हमारे पत्रकार भाई के साथ मारपीट और यहाँ तक कि आवाज सरकार भूखंड मिले नाम ले, लेकिन मेजर पॉइंट जो है हमारे पत्रकारों की सुरक्षा। अगर जीवन नहीं है, हमारी फैमिली, हमारा परिवार अगर सफर कर रहा है तो भूखंड वालों क्या होगा, आर्थिक सहायता करना क्या होगा। हम तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा चाहिए। हम इस प्रकार से गर्मी में, सर्दी में जिनको हमारा समाज लेकर कहता है कि वाह पत्रकार तुम्हें कमाल करते हैं, उसके बाद भी वो समाज कंटक 4 आदमी बेचता है, 4 आदमी बेचने के बाद उसके साथ मारपीट कराता है, लेकिन उस समाज कंटक के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि अपना मुंह खोलकर सामने आ जाए। 4 आदमी भी उठा कराते हैं, वो भान कराते हैं और एक अदना से पत्रकार को जो व्यक्ति अकेला जा रहा होता है उसके साथ मारपीट करके चले जाते हैं। प्रशासन कुछ भी नहीं कर पाता। हमारे भारत में इस प्रकार की इतिहास हो चुकी है। अंत में एक लाइन आती है, इस केस के अंदर FIR लगा दी जाए। क्यों? ना तो वह गवाही होती है, ना कोई सच बोलने वाला होता है। तो ये जो प्रश्न है राठी साहब, मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ कि इस पॉइंट के ऊपर आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विचार विमर्श करके इस पर जो भी वो कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं,
अपन लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और एक लाइन और कहूँगा कि भाइयों, अपन को जो पत्रकारिता करनी है वो निर्भीकता से करनी है। हमारे सामने लोग कितने भी आए, मुझको किसी कवि की पंक्ति याद आ रही है। कवि की पंक्ति है, उसमें वो कहना चाहता है, उसको पहले बताऊंगा, हम लोग अपने काम को जिस निष्पक्ष और निर्भीकता से कर रहे हैं, तो कवि कहता है कि कायरता जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, कायरता जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, मक्खियां भी बैठने से इनकार करती है। तो दोस्तों, हमको अपने काम को सतत रूप से करते जाना है, निष्पक्ष से करते जाना है। पत्रकार की दुर्घटना में मौत 2 लाख रुपये में आती है। हमको कम से कम 10 लाख मांगे, तब जाकर 5 लाख कर मिलेंगे। हम पहले से 2 लाख से मांगेंगे तो राजस्थान सरकार इतनी उदार नहीं, गहलोत का पेट पे वैसे नहीं खा लिए, वैसे नहीं खा लिए। गहलोत के यहाँ से हमको उम्मीद करना कि 2 लाख रुपये हमारे पत्रकार को आर्थिक सहायता के रूप में मिल जाएंगे, मुझको नहीं लगता कि संभव हो पाएगा। हम अगर अपनी डिमांड को कुछ ज़्यादा करें, 10 लाख करें तो 5 लाख तक आ पाएगा। और राज्य के पत्रकारों से संबंधित 11 मांगों पर तत्काल कार्रवाई राज्य सरकार के स्तर पर करवाई जाकर पत्रकारों को राहत प्रदान करवाए। ये 11 पॉइंट जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए, जो आपको बताए, इनके अलावा अगर आप लोगों के मन में कोई विचार आए और आप मंच के ऊपर आकर के उस विचार को प्रकट करना चाहें तो आपका स्वागत है। मित्रों, मांग पत्र का हम समर्थन करते हैं, बीकानेर संवाद को होने के नाते मैं बीकानेर के समर्थन करता हूँ। इसके अलावा मेरा ये कहना है कि इससे पूर्व ही हमने बीकानेर के सांसद श्री अब्दुल मेघवाल के द्वारा इनमें से 2 मांगे हम ऑलरेडी संसद में उठवा चुके हैं, जिनमें पत्रकारों पे हमला और दूसरा ग्रामीण और तहसील स्तर के पत्रकारों को यात्रा सुविधा मिले। बाकी चीज़ों के बारे में हम लोग अपने पूर्ण सहयोग में रहे हैं और रहेंगे। वो सांसदीय कार्यक्षेत्र है और मैं डॉक्टर दास हूँ। आज तक रिपोर्टर 10 साल से करता हूँ। अभी काफ़ी लोगों ने जिक्र किया था कि पत्रकारों पर हमला होता है, पत्रकारों का हमला मेरे ऊपर नहीं था। लेकिन यह है कि मेरे को शर्मिंदगी नहीं हुई, मेरे को साहस लगा कि मेरे ऊपर किसी ने प्रहार करने की हिम्मत तो की। आज ये सभी चीज़ें हैं, हम लोग सरकार से जाते हैं, ये चाहते हैं, हमारी कोई सरकार से मिलती नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि आज हमारा भविष्य क्या है। पत्रकार बनने की बजाय मैं कई बार ये सोचता हूँ कि मैं कहीं दूसरा काम करता तो मैं शायद ज़्यादा सिक्योर होता। आज पत्रकार ऐसी चीज, एक ऐसे व्यक्ति का नाम है कि कहीं पे बाढ़ आती है, कहीं पे भूकंप आता है तो बाकी लोग दूसरी तरफ भागते हैं, हम लोग उसकी तरफ आते हैं। हम लोगों को कोई भी शहीद नहीं कहता, हम लोगों को ये कहता है कि मर जाए एक साला पत्रकार, मर जाए, हमारी गिनती भी नहीं होती। तो ये हम लोग कहाँ किस लेवल पे जा रहे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य क्या है, हम बच्चों का भविष्य, बच्चे को जाके फिर पूछताछ के निकल के देता है कहीं पे काम पे जा रहा हूँ, ये भी भरोसा नहीं कि शाम को आऊँगा कि नहीं आऊँगा। एक बस के ड्राइवर और एक पत्रकार की एक बराबर की वैल्यू हो गई है। कहीं पे भी एक्सीडेंट हो जाए, वापस घर आए कि नहा आए। हम लोग किसी से 1 लाख मांगते हैं, सरकार से 1 लाख मांगते हैं, किसी से 5000 मांगते हैं, तो ये क्या हम पत्रकार कहेंगे भी क्या गाड़ी बनी है? क्या सरकारें जब इलेक्शन हो गए तो सरकारें हम लोगों से हाथ जोड़ने के भैया हमारा ये करना, हमारा ये करना, उसके बाद हम लोग पूरे बरसों तक उस किसानी पर हाथ जोड़ते रहे। तो हम लोग अपनी डिमांड रखते 5 लाख या 7 लाख या 2 लाख, तो हम लोग ये यहाँ पे बच के मैं ये कहता हूँ कि कहते हैं कि पत्रकार को 2 लाख मरना चाहिए, तो इट मीन्स पत्रकार की कीमत 2 लाख है। अपने बेटे को हम पत्रकार बनाए तो 2 लाख में वो बिक जाएगा। तो हम लोग कहीं पे अच्छा कर रहे हैं, संगठन से बन रहे हैं। एक छोटे से मजदूर जो टिफिन लेके जाता है, किसी चौराहे पे खड़ा होगा, मजदूरी करता है, उसका TDS करता है, ये मिलता है, उसको TDS आएगा, हम बाकी लोगों को समय का दूर को निकलता है
उसकी इंडस्ट्री से ESI का कार्ड बनता है, उसको PF करता है और उसको बाद में पेंशन भी मिलती है। लेकिन कहीं के पत्रकार को पेंशन मिलती है, बिल्कुल नहीं आता है। तब तक तो मैं पत्रकार कह रहा हूँ, लेकिन जब घर पे बैठ जाऊंगा तो मैं पत्रकार नहीं कहलाऊंगा। वही उम्र पत्रकार कहीं के गुमनाम जिंदगी में डूब के मर जाए, है ना? तो क्या ऐसा कोई प्रावधान है हम लोगों के साथ में कि हम लोग कहीं पे हमारी हालत, हमारा शरीर हमारा साथ न दे, उस समय कोई भी बंदा, हमारा युवा साथी हमारा साथ दे दे, यार भैया इंदर सिंह तू अब तक 40 साल पत्रकारिता करता था, अब तेरी औकात नहीं है, तेरी सरदारी है, हमारी तरफ से 20-20 रुपये तेरे को मिलेंगे, तेरा घर चलेगा। क्या हमारी संस्था देगी? क्या सरकार देगी? तो क्यों ना ऐसा प्रावधान सरकार से भी हम लोग मांग रहे हैं कि हम लोगों को कुछ कम करो, या 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये आर्थिक संतुष्टि हो, इतना कुछ सरकार से मिले। हम लोग मांग नहीं करेंगे, हम लोग तो ये मांग करेंगे कि मर जाए तो 2 लाख रुपया मिले उसको। तो या तो मरने का इंतजार करें, बीवी को खुश रखें, जब बढ़ जाओ तो 2 लाख रुपये मिलेगा। ये तो इंश्योरेंस वाला जैसा होगा वैसी बात होगी। हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार से हम लोग ऐसी कठोर या ऐसी ठोस बात रखें, ऐसी मांग करें कि पत्रकार के जब घुटने चार ना चले, उसकी कलम चलाने लायक हाथ दूधने लग जाए, तो भी उसको कुछ ऐसा उसके जीवन यापन करने का कोई संसाधन या साधन दे। क्या प्लॉट लेके, जमीन लेके हम सुखी रह सकते हैं? नहीं रह सकते। हमको मतलब एक सिक्योरिटी, एक साधन ऐसा मिलना चाहिए जिससे कि आज हम लोग अपने बच्चे को भी बोले यार पत्रकारिता करना है। मंच का राष्ट्रीय पदाधिकारी महोदय, बंधुवरों, मैं अभी जो हमारी संस्था के द्वारा 11 मुद्दों पर आप लोगों के समक्ष जो बातें रखी गई थी, उस पर मैं अपने कुछ विचार विमर्श करना चाह रहा हूँ। वो इस प्रकार से हैं कि जहाँ तक भूखंडों का मामला है, वो पहले भी 5 वर्ष तक पत्रकारों के 10-10 हज़ार रुपये जमा किए गए थे और 5 वर्ष बाद सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा एज इट इज उनके ड्राफ्ट वापस कर दिए गए। फिर इस बार दोबारा से भरवाए गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना समय गुजरने के बाद आज भी उसकी कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है। पहले तो इन भूखंडों पर, क्योंकि हर पत्रकार के पास आवासीय भूखंड नहीं है। कितने ही पत्रकार मैं देख रहा हूँ कि आज भी किराए पर रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दूसरा, लघु और मझोले पत्रकार किस तरह से अपने पब्लिकेशन करते हैं, किस तरह अपना अंकों को निकालते हैं, ये उन्हीं को मालूम है। ये कोई इंडस्ट्रियलिस्ट तो है नहीं जो इनके पास लंबी चौड़ी रकम हो। उधर दूसरी साइड में देखते हैं कि विज्ञापनों में भी भाईबंदी जैसा व्यवहार किया जाता है। छोटे पत्रकारों के लिए तो विज्ञापन लेना समझते हैं, इनकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, और इस बिंदु पर कोई विशेष ध्यान दिया जाए। तीसरी बात, रोडवेज में जो राज्य परिवहन पथ निगम में हमारे पत्रकार बंधु यात्रा करते हैं, जो हर डिस्ट्रिक्ट में सारे केबल वाले, केबल चलाने वाले जो लोग हैं, वो अपना न्यूज चैनल चलाकर मनमर्जी की खबरें चला रहे हैं, जिससे पत्रकारिता पत्रकारों के साथ पर आ जा रही है। या तो सरकार इस बात के लिए पाबंद करे कि वो न्यूज चैनल किसी भी प्रकार के देख में चलाए, ताकि उससे पत्रकारिता और न्यूज के साथ बन रहे, उनका भी रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। तीसरा जो सुझाव आया था कि जिला समितियों में बतौर पत्रकारों को सदस्य शामिल किया है। बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं। मेरा सुझाव है कि जार से जुड़े हुए लोग, उसमें संशोधन के साथ जार से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भूखंड के मामले में और जिला समितियों में बतौर सदस्य नियुक्त किया जाए। और चौथा, आखिरी सबसे महत्वपूर्ण सुझाव यह था कि जो पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर बात चल रही थी, बहुत सारे पत्रकार ऐसे भी हैं कि बहुत अच्छी सनसनीखेज खुलासे करते हैं, बावजूद उन पर झूठा मुकदमे हुए हैं। तो किसी भी पत्रकार पर कोई भी मुकदमा दर्ज होने से पहले डीएम की अनुमति अत्यावश्यक है। डीएम इस बात को सुने, जिला कलेक्टर इस बात को सुने और देखें, और उसके बाद उस पत्रकार को ये भी मुद्दा है जो राज्य सरकार इस बात की पाबंद करे कि पत्रकारों के खिलाफ कोई भी मुकदमा तब तक दर्ज न हो जब तक कि डीएम की अनुमति ना हो।
और आखिरी सुझाव मेरा ये है, क्योंकि मैं किसी विषय पर बात करता हूँ, कई सुझाव में ज्ञापन में शामिल किए जा सकते हैं। बहुत सारे पत्रकार व्यक्तिगत काम से भी और समाचारों को संचालित करने के लिए एक दूसरी जगह जाता है। सरकार के कार्य में सभी जगह लगा हुआ है। सिर्फ नेटवर्क का कार्य या जाल का कार्य होकर उस रात अगर वो कहीं फंस जाता है तो उसे रहने की सुविधा प्राथमिक का सुविधा जो भी कार्य नहीं देती। मेरे पास सम्माननीय पत्रकार बंधु, सबसे पहले आज पत्रकारों का सम्मेलन है, तो मैं पत्रकारों की शान में एक दो नारे लगाना चाहता हूँ। पत्रकारिता, पत्रकारिता, राजस्थान पत्रकार संघ, राजस्थान पत्रकार संघ। दोस्तों, मैं जो अपनी ये संख्या है इसको देख करके एक सुझाव देना चाहूँगा अपने सब लोगों को कि इस संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। आज राजस्थान के अंदर पत्रकारों की संख्या करीब 1 लाख से ज़्यादा ही है, तो 1 लाख पत्रकारों में आज राजस्थान का ये सम्मेलन है, ये हॉल भर जाना चाहिए था। अपना जो संगठन है बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। अपने को सब लोगों को उम्मीदवार दादी बन करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को जोड़ना है और इसकी संख्या राजस्थान पर पैसे जो ज्ञापन होते हैं उनके बारे में लिखते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, ये हम सभी जानते हैं। हमारी जो मांगे वो भी एक ज्ञापन के जरिए पहुँचाई जा रही है। तो मेरा ये कार्यकारिणी से जो एक करबद्ध निवेदन है वो ये है कि आप ज्ञापन के बजाय कोई दूसरा एक तरीका ढूंढे जिससे हम लोगों की जो वाजिब मांगे हैं पूरी की जा सके। और दूसरा ये कि हम लोगों को यहाँ बोलने के लिए खड़ा किया जाए, लेकिन जहाँ तक मेरी नजर जा रही है कार्यकारिणी का कोई भी मेंबर इस बात को नोट नहीं कर रहे हैं, तो ये थोड़ा उससे ध्यान है। और सबसे अंत में मैं दोबारा क्षमा चाहते हुए आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ और आयोजकों से भी कि हमें केवल जिन लोगों के लिए ये अधिवेशन किया गया है उन पत्रकारों को बोलने के लिए मात्र 2 मिनट के लिए बांध दिया गया है, लेकिन जो कई यहाँ जो आपके जो अतिथि है वो पिछले टाइम में आधा घंटा पौना घंटा उन्होंने भाषण दिया और काफी मेरे भ्राता है वो सो चुके, अभी भी सो रहे थे। थोड़ा ये मेरा विशेष निवेदन है। मेरे जो विचार थे दरअसल मैं सबसे छोटा रिक्शा हूँ यहाँ, इसलिए मेरे से कोई गलती हुई तो क्षमा करता समय मिलता है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार ने पत्रकारों के लिए काफ़ी कुछ सुविधाएं उपलब्ध करा रखी है और हम उनका ले नहीं पाते हैं, क्योंकि अंधा रेलवे बांटता है, अपने अपने को देता है। जितनी भी NITR निकलती हैं DPR के माध्यम से, जितने टेंडर निकलते हैं, जितने भी ऑर्नामेंटल एड निकलते हैं, ऑर्नामेंटल एड में 15% कटौती होती है और हर NIT जो अभी मैडम ने तो कहा राजेश कि 1% नहीं 2% जो है कटौती की जाती है और वो रकम DPR के अंदर जमा होती है पत्रकार कल्याण कोष के नाम से। अब वो पैसा कैसे कैसे कहाँ खर्च किया गया आज तक। मेरा एक्सीडेंट हुआ था जब अशोक गहलोत जी ने CM साहब ने मेरे को 10,000 रुपये दिए थे, वो 3 महीने में। मुझसे जब CM साहब मिले तो मैंने उनसे कहा कि 10,000 रुपये सरकार से लेने के लिए मैं जिंदा रहा। उन्होंने OSD को इशारा किया और तीसरे चौथे दिन 40,000 रुपये का ड्यूटी मेरे यहाँ गिरा। मैंने CM साहब से ये कहा कि आपने 40,000 रुपये किस हिसाब से भेजे। राउंड फिगर किया कि 10,000 रुपये पहले दिए, 40,000 रुपये आप दिए, मतलब सरकार ने मेरी कीमत 50,000 रुपये लगा दी। जबकि हमारे ही कल्याण कोष के लिए अभी मैडम ने जैसे कहा था हमारे संघ को पत्रकार संघ को जो है RIT में राइट इन्फॉर्मेशन के तहत पूछना चाहिए DPR से कि पत्रकार कल्याण कोष के अंदर आज तक जो कटौती की जाती है वो पैसा कितना जमा हुआ है और कैसे कैसे खर्च किया गया है, कितना पैसा वो खर्च किया हुआ है और किस हिसाब से खर्च किया जाता है और आगे अगर पैसा वहाँ जमा है तो कितना है, उसको खर्च करने की क्या योजना है, वो हमारे देश में कैसे खर्च की जा सकती है। तो हमारे संघ के पदाधिकारियों को विश्वास में लेकर के एक समिति बना करके उसको खर्च करने की योजना भी बनाई जाए, जिससे कि हमारे हित के कामों को हम स्वतः ही अपने अधिकार पूर्वक पूरा कर सकते हैं।
अभी आप इस मत पर किया इसी तरह में सम्मान में पंडित जी को आग्रह करूँगा आए और मान्य पंडित पत्रकारों की समस्या एक दो और इन समस्याओं के समाधान के लिए ही हम लोगों ने जो है इस संगठन को बनाया, लेकिन वास्तव में ये संगठन पत्रकारों की समस्याओं के हटके से अन्य रास्ते से भटकता जा रहा है। होना क्या चाहिए, हो क्या रहा है? आज पत्रकार तरह तरह से पीड़ित है, उसकी बात को सुनने वाला या समझने वाला कोई नहीं। उसके लिए हमने सोचा कि भाई सरकार से लड़ने के लिए, क्योंकि सरकार जो है वो अंधी, गूंगी और बहरी है, न उसे दिखाई देता है। महात्मा गांधी के 3 मंदिरों की बात न वो देख पा रही है, न सुन पा रही है और न बोल पा रही है। अब उस ऐसी सरकार को समझाने के लिए हमने राजस्थान पत्रकार को जारी था। भाई हमें जो चीज राज्य से नहीं मिल रही है वो छीन के नतमस्तक होने का काम ज्यादा किया जाए। आज पत्रकार क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, कैसे आया है यहाँ? इसलिए आया कि मठाधीशों के दर्शन करने। इन मठाधीशों के तो हम पहले ही परेशान, जो हमें जोंक की तरह हमारे खून को छूते जा रहे हैं। आते हैं, आकर भाग जाते हैं। पत्रकारों को ये करना चाहिए, पत्रकारों को सच्चाई का मार्ग पकड़ लेना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इनसे पूछो कि भैया आप लोगों का क्या हाल है? मन में काम बड़ा है, किसी लेके घूम रहे हो। इसलिए मैं आप लोगों को मंच में बैठे विराजमान अध्यक्ष महोदय से अपील करना चाहता हूँ कि हम पत्रकारों की समस्या पर ज्यादा ध्यान दें और ये जो नेताजी की झाड़ने के जो घटने हैं इस पर वैसे हमारे इस अधिवेशन के अंदर, इस देश के अंदर पत्रकारों की जो स्थिति है, जिस तरीके से लोकतंत्र में पत्रकार समाज और लोकतंत्र की एक संचालक स्थिति की भूमिका में है, लेकिन पत्रकारों के लिए कहा तो बहुत जाता है, लेकिन व्यवहार में जो कहा जाता है उसको क्रियान्वित नहीं किया जाता है। अभी पंडित जी भी जिन बातों का उल्लेख कर रहे थे, हमारे साथी ने जो 11 सूत्री मांग पत्र पत्रकारों की मांगों के संबंध में आपके सामने रखा और जो भाव 2-2 मिनट का जो समय दिया था, उसमें जो भाव निकल के आया, पत्रकार जगत की जो अंदर की व्यथा है वो व्यथा उभर के आई। ये बात ठीक है कि राजस्थान पत्रकार संघ का गठन पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के लिए राजस्थान का जो क्षेत्र है, राजस्थान का जो राज्य है, वो राज्य किस प्रकार से विकास करे और एक राजस्थान की सीमाएं नहीं, राजस्थान एक धरती का टुकड़ा नहीं,
बल्कि राजस्थान की भूमि के ऊपर रहने वाला प्रत्येक प्रदेशवासी किस प्रकार से अपना विकास करे, इसमें पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है और हमारे संगठन की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। हम व्यवहार में देखते हैं कि हमारी विधायिका के जो सांसद और विधायक हैं वो समय समय के ऊपर अपने वेलफेयर के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए जिस प्रकार के प्रावधान करते हैं वो हम में से मैं समझता हूं किसी से भी छुपे हुए नहीं है। लेकिन पत्रकारों का जितना जोखिम भरा कार्य है उसके अनुपात में सरकार का पत्रकारों की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और पत्रकारों में भी आपस में जो अलग अलग समूह बने हुए हैं उन समूहों के कारण से पत्रकारों की जो आवाज है वो संगठित रूप से उठ नहीं पाती है। ये जो हमारा राजस्थान पत्रकार संघ है इसने पिछले दिनों से जो इस आवाज को उठाने का प्रयास किया है, आगे भी इस आवाज को उठाते हुए हमने जिस प्रकार से कार्यवाहक अध्यक्ष रहते हुए उमेंद्र जी दादर के नेतृत्व में इस संगठन के कार्य को आगे बढ़ाया है। आप हम सभी जानते हैं कि संघ का जो विधान है उस विधान के अंदर अधिवेशन का, कार्य समिति की बैठकों का, साधारण सभा का और चुनाव का भी प्रावधान है। लेकिन चुनाव एक तरीके की जिम्मेदारी सौंपने का काम है। जो व्यक्ति परिश्रम करके समर्थन प्रदान करें उमेंद्र जी दादर को भाई साहब बधाई हो भाई साहब। आप लोगों ने जिस प्रकार से समर्थन एक साथ पहना तो ना, एक काम करो एक मिनट जाओ सर, फोटो करके आओ ना, फोटो तो आएगी एक मिनट। तो ये आप मंच पे बोल दो कि सभी प्रदेश विचार हो गई, ये बोल दो नहीं तो सब और अच्छा महामंत्री जी को लो ऐसे गुच्छे में राजधाम के जो छूटेगा ही नहीं है। पूरा तन मन करके सुरेंद्र जी एक साथ हम दोनों की सेल्फी हो जाए। बधाई हो। यार माला पहनाइए, माला तो है लेकिन शासन के कांटों का ताज भी है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपने जो मुझे विश्वास किया है उस विश्वास पे मैं खरा उतरूं, आपकी भावनाओं को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊं। साथियों, ये भी चुनाव की प्रक्रिया है, फॉर्मेलिटी होती है। अध्यक्ष, आप सब अध्यक्ष हैं, आप सब महामंत्री हैं, आप सब, हम सब एक माला के मोती की जैसे केवल एक व्यक्ति को नेतृत्व देने के लिए उसका नाम की घोषणा की जाती है, उसको चुना जाता है। मैं उमेश राजेश अध्यक्ष नहीं, आप सब अध्यक्ष हैं, आप सब महामंत्री हैं। धन्यवाद। अभी अभी अध्यक्ष की भाषण में उनका भी रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। तीसरा जो सुझाव आया था कि जिला समितियों में बतौर पत्रकारों को सदस्य शामिल किया जाए। बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं। मेरा सुझाव है कि जाट से जुड़े हुए लोग हैं, उसमें संशोधन के साथ जाट से जुड़े हुए लोग हैं उनको भूखंड के मामले में और जिला समितियों में बतौर सदस्य नियुक्त किया जाए। और चौथा आखिरी सबसे महत्वपूर्ण सुझाव यह था कि जो पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर बात चल रही थी, बहुत सारे पत्रकार ऐसे भी हैं कि बहुत अच्छी सनसनीखेज खुलासे करते हैं, बावजूद उन पर झूठा मुकदमे हुए हैं। तो किसी भी पत्रकार पर कोई भी मुकदमा दर्ज होने से पहले डीएम की अनुमति अत्यावश्यक है। डीएम इस बात को सुने, जिला कलेक्टर इस बात को सुने और देखें, और उसके बाद
उस पर कोई कार्रवाई है। ये एक मुद्दा है जो राज्य सरकार इस बात की पाबंद है। पत्रकारों के खिलाफ कोई भी मुकदमा तब तक दर्ज न हो जब तक कि डीएम की अनुमति ना हो। और आखिरी सुझाव मेरा ये है, क्योंकि मैं किसी विषय पर बात करता हूँ, कई सुझाव में ज्ञापन में शामिल किए जा सकते हैं। बहुत सारे पत्रकार व्यक्तिगत काम से भी और समाचारों को संचालित करने के लिए एक दूसरी जगह जाते हैं। सरकार के कार्य में सभी जगह लगे हुए हैं। सिर्फ नेटवर्क का काम या जाल का काम नहीं होकर उस रात अगर वो कहीं पर जाता है तो उसे रहने की सुविधा, प्राथमिकता सुविधा जो भी डालना नहीं देती। मेरे पास सम्माननीय पत्रकार बंधु, सबसे पहले आज पत्रकारों का सम्मेलन है, तो मैं पत्रकारों की शान में एक दो नारे लगाना चाहता हूँ। पत्रकार एकता, पत्रकार एकता, राजस्थान पत्रकार संघ, राजस्थान पत्रकार संघ। दोस्तों, मैं जो अपनी ये संख्या है इसको देख करके एक सुझाव देना चाहूँगा अपने सब लोगों को कि इस संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। आज राजस्थान के अंदर पत्रकारों की संख्या करीब 1 लाख से ज़्यादा ही है, तो 1 लाख पत्रकारों में आज राजस्थान का ये सम्मेलन है, ये हॉल भर जाना चाहिए था। अपना जो संगठन है बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। अपने को सब लोगों को उम्मीदवार दाविश बन करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को जोड़ना है और इसकी संख्या राजस्थान पर पैसे जो ज्ञापन होते हैं उनके बारे में लिखते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, ये हम सभी जानते हैं। हमारी जो मांगे वो भी ज्ञापन के जरिए पहुँचाई जा रही है। तो मेरा ये कार्यकारिणी से जो एक करबद्ध निवेदन है वो ये है कि आप ज्ञापन के बजाय कोई दूसरा एक तरीका ढूंढे जिससे हम लोगों की जो वांछित मांगे हैं पूरी की जा सके। और दूसरा ये कि हम लोगों को यहाँ बोलने के लिए खड़ा किया जाए, लेकिन जहाँ तक मेरी नजर जा रही है कार्यकारिणी का कोई भी मेंबर इस बात को नोट नहीं कर रहे हैं, तो ये थोड़ा विशेष ध्यान है। और सबसे अंत में मैं दोबारा क्षमा चाहते हुए आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ और आयोजकों से भी कि हमें केवल जिन लोगों के लिए ये अधिवेशन किया गया है उन पत्रकारों को बोलने के लिए मात्र 2 मिनट के लिए बांध दिया गया है, लेकिन जो कई यहाँ जो आपके जो अतिथि है वो पिछले टाइम में आधा घंटा पौन घंटा उन्होंने भाषण दिया और काफी मेरे भ्राता है वो सो चुके, अभी भी सो रहे थे। थोड़ा ये मेरा विशेष निवेदन है कि मेरे जो विचार थे दरअसल मैं सबसे छोटा विचार हूँ यहाँ, इसलिए मेरे से कोई गलती हुई तो क्षमा करता है। समय मिलता है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार ने पत्रकारों के लिए काफ़ी कुछ सुविधाएं उपलब्ध करा रखी है और हम उनका ले नहीं पाते हैं, क्योंकि अंधा रेल बांटता है, अपने अपने को देता है। जितनी भी NITR निकलती हैं DPR के माध्यम से, जितने टेंडर निकलते हैं, जितने भी ऑर्नामेंटल एड निकलते हैं, ऑर्नामेंटल एड में 15% कटौती होती है। और हर NIT जो अभी मैडम ने तो कहा राजेश कि 1% नहीं 2% जो है कटौती की जाती है और वो रकम DPR के अंदर जमा होती है पत्रकार कल्याण कोष के नाम से। अब वो पैसा कैसे कैसे कहाँ खर्च किया गया आज तक। मेरा एक्सीडेंट हुआ था जब अशोक गहलोत जी ने CM साहब ने मेरे को 10,000 रुपये दिए थे, वो 3 महीने बाद। मुझसे जब CM साहब मिले तो मैंने उनसे कहा कि 10,000 रुपये सरकार से लेने के लिए मैं जिंदा रहा। उन्होंने OSD को इशारा किया और तीसरे चौथे दिन 40,000 रुपये का ड्यूटी मेरे यहाँ गिरा। मैंने CM साहब से ये कहा कि आपने 40,000 रुपये किस हिसाब से भेजे, राउंड फिगर किया कि 10,000 रुपये पहले दिए, 40,000 रुपये आप दिए, मतलब सरकार ने मेरी कीमत 50,000 रुपये लगा दी। जबकि हमारे ही कल्याण कोष के लिए अभी मैडम ने जैसे कहा था हमारे संघ को पत्रकार संघ को जो है RIT में राइट इन्फॉर्मेशन के तहत पूछना चाहिए DPR से कि पत्रकार कल्याण कोष के अंदर आज तक जो कटौती की जाती है वो पैसा कितना जमा हुआ है और कैसे कैसे खर्च किया गया है, कितना पैसा वो खर्च किया हुआ है और किस हिसाब से खर्च किया जाता है और आगे अगर पैसा वहाँ जमा है तो वो कितना है, उसको खर्च करने की क्या योजना है, वो हमारे देश में कैसे खर्च की जा सकती है। तो हमारे संघ के पदाधिकारियों को विश्वास में लेकर के एक समिति बना करके उस
उसको खर्च करने की योजना भी बनाई जाए, जिससे कि हमारे हित के कामों को हम स्वतः ही अपने अधिकार पूर्वक पूरा कर सकते हैं। भाई थैंक यू। अभी आप इस मत पर किया, इसी तरह में सम्मान को आगे करूँगा और मान्य और इन समस्याओं के समाधान के लिए ही हम लोगों ने जो है संगठन को बनाया, लेकिन वास्तव में ये संगठन पत्रकारों की समस्याओं के हटके से अन्य रास्ते से भटकता जा रहा है। होना क्या चाहिए, हो क्या रहा है? आज पत्रकार तरह तरह से पीड़ित है, उसकी बात को सुनने वाला या समझने वाला कोई नहीं। उसके लिए हमने सोचा कि भाई सरकार से लड़ने के लिए, क्योंकि सरकार जो है वो अंधी, गूंगी और बहरी है, न उसे दिखाई देता है। महात्मा गांधी के 3 बंदरों की बात न वो देख पा रही है, न सुन पा रही है और न बोल पा रही है। अब उस ऐसी सरकार को समझाने के लिए हमने राजस्थान पत्रकार को जारी किया। भाई हमें जो चीज राजी से नहीं मिल रही है वो छीन के नतमस्तक होने का काम ज्यादा किया जाए। आज पत्रकार क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, कैसे आया है यहाँ, इसलिए आया कि मठाधीशों के दर्शन करने। इन मठाधीशों से तो हम पहले ही परेशान, जो हमें जोंक की तरह हमारे खून को छूते जा रहे हैं। आते हैं, बादल छा जाते हैं, पत्रकारों को ये करना चाहिए, पत्रकारों को सच्चाई का मार्ग पकड़ लेना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इनसे पूछो कि भैया आप लोगों का क्या हाल है? काम बड़ा नहीं लेके घूम रहे हो, इसलिए मैं आप लोगों को मंच में बैठे विराजमान अध्यक्ष होते से अपील करना चाहता हूँ कि हम पत्रकारों की समस्या पर ज्यादा ध्यान दें और ये जो नेताजी की झाड़ने के जो घटने हैं इस पर वैसे हमारे फेडरेशन के अंदर, देश के अंदर पत्रकारों की जो स्थिति है, जिस तरीके से लोकतंत्र में पत्रकार समाज और लोकतंत्र की एक संचालक स्थिति की भूमिका में है, लेकिन पत्रकारों के लिए कहा तो बहुत जाता है, लेकिन व्यवहार में जो कहा जाता है उसको क्रियान्वित नहीं किया जाता है। अभी पंडित जी भी जिन बातों का उल्लेख कर रहे थे, हमारे साथी ने जो 11 सूत्री मांग पत्र पत्रकारों की मांगों के संबंध में आपके सामने रखा और जो भाव 2-2 मिनट का जो समय दिया था, उसमें जो भाव निकल के आया, पत्रकार जगत की जो अंदर की व्यथा है वो व्यथा उभर के आई। ये बात ठीक है कि राजस्थान पत्रकार संघ का गठन पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के लिए राजस्थान का जो क्षेत्र है, राजस्थान का जो राज्य है,
वो राज्य किस प्रकार से विकास करे। और एक राजस्थान की सीमाएं नहीं, राजस्थान एक धरती का टुकड़ा नहीं, बल्कि राजस्थान की भूमि के ऊपर रहने वाला प्रत्येक प्रदेशवासी किस प्रकार से अपना विकास करे, इसमें पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है और हमारे संगठन की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। हम व्यवहार में देखते हैं कि हमारी विधायिका के जो सांसद और विधायक हैं वो समय समय के ऊपर अपने वेलफेयर के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए जिस प्रकार के प्रावधान करते हैं वो हम में से मैं समझता हूं किसी से भी छुपे हुए नहीं है। लेकिन पत्रकारों का जितना जोखिम भरा कार्य है उसके अनुपात में सरकार का पत्रकारों की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और पत्रकारों में भी आपस में जो अलग अलग समूह बने हुए हैं उन समूहों के कारण से पत्रकारों की जो आवाज है वो संगठित रूप से उठ नहीं पाती है। ये जो हमारा राजस्थान पत्रकार संघ है इसने पिछले दिनों से जो इस आवाज को उठाने का प्रयास किया है, आगे भी इस आवाज को उठाते हुए हमने जिस प्रकार से कार्यवाहक अध्यक्ष रहते हुए उमेंद्र जी दादा के नेतृत्व में इस संगठन के कार्य को आगे बढ़ाया है। आप हम सभी जानते हैं कि संघ का जो विधान है उस विधान के अंदर अधिवेशन का, कार्य समिति की बैठकों का, साधारण सभा का और चुनाव का भी प्रावधान है। लेकिन चुनाव एक तरीके की जिम्मेदारी सौंपने का काम है। जो व्यक्ति परिश्रम करके समर्थन प्रदान करें उमेंद्र जी दादी को भाई साहब बधाइयो भाई साहब। आप लोगों ने जिस प्रकार से समर्थन एक साथ पहना तो ना, एक काम करो एक मिनट करके आओ ना फोटो तो एक मिनट। तो ये आप मंच पे बोल दो कि सभी प्रदेश विचार हो गई, ये बोल दो नहीं तो सब पूरा और अच्छा महामंत्री जी को लो ऐसे गुच्छे में राजधानी के जो छूटेगा ही नहीं है। पूरा तन मन सुरेंद्र जी एक साथ हम लोग बधाई हो। यार माला पहनाइए, माला तो है लेकिन शासन के कांटों का ताज भी है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपने जो मुझ पर विश्वास किया है उस विश्वास पर मैं खरा उतरूं, आपकी भावनाओं को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊं। साथियों, ये भी चुनाव की प्रक्रिया है, फॉर्मेलिटी होती है। मैं अध्यक्ष, आप सब अध्यक्ष हैं, आप सब महामंत्री हैं, आप सब, हम सब एक मोती, एक माला के मोती की जैसे केवल एक व्यक्ति को नेतृत्व देने के लिए उसका नाम की घोषणा की जाती है, उसको चुना जाता है। मैं